हेलो कॉमेट फैमिली। सो मेरा नाम है फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड आज का टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर, फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये टॉपिक हमारा था जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वाटर का यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन किस तरीके से होता है। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन एंड देन उसके बाद एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी सोर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन। ये सारे टॉपिक हम फॉरेस्ट और एनर्जी रिसोर्स से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले फॉरेस्ट रिसोर्स। क्या होते हैं फॉरेस्ट रिसोर्स? फॉरेस्ट कंटेन अबाउट 90% ऑफ बायोमास एंड कवर अबाउट 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। क्या बोला है कि फॉरेस्ट जो है वो 90% जो है वो बायोमास का होता है, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट जो लैंड एरिया है उसका 1/3 पार्ट फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। एंड दे नॉट ओनली प्रोड्यूस innumerable material goods but also provide various environmental services that are essential for life। अब फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पर बोला है कि वो सिर्फ हमें इननंबरेबल मटेरियल गुड्स ही नहीं प्रोवाइड कराते बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी एनवायरमेंटल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हमें गिवन है फॉरेस्ट का, जैसे यहाँ पर बोला है कि अगर हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब में आपने देखा होगा कुछ पार्ट आपको ब्लू दिखता है एंड कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसका मतलब या जो लैंड वाला पार्ट है वाटर को छोड़कर, तो उस लैंड पार्ट का 1/3 पार्ट जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। इट मीन्स कि 1/3 पार्ट में फॉरेस्ट है। एंड फॉरेस्ट का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो हम देखेंगे। फॉरेस्ट टाइप जो है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो है इनके फीचर होते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं, इसमें लार्ज एंड थिक लीव्स होती हैं। स्पेशीज मैहागनी, एबोनी, रोजवुड और रबर ये स्पेशीज है इसकी। एंड एरिया कहाँ पे कवर्ड होता है इससे, कॉन्गो बेसिन ऑफ अफ्रीका, अमेजन बेसिन ऑफ अमेरिका, ठीक है। ये एरिया है इन फॉरेस्ट का। एंड मॉनसून फॉरेस्ट जो है उसमें यहाँ पर बोला है डेसिडियस फॉरेस्ट है, टीक, साल, बम्बू और संदलवुड, इसमें स्पेशीज ये रहती हैं। एंड ये कहाँ पर होते हैं, इंडिया, बर्मा, थाईलैंड, नॉर्थर्न कोस्ट लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये इस एरिया में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेट हार्डवुड फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट होता है ओक ट्री या फिर एल्म, मैंगोलिया, पॉपुलर एंड ओलिव, ये सारी स्पीशीज इसमें होती है। एंड ये कहां पर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड एपरेशियन माउंटेन एंड नॉर्थ प्लेन इन यूएसए, सेंट्रल चाइना, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड नेक्स्ट है हमारे टेम्परेट सॉफ्ट वुड फॉरेस्ट और तेगा। तो ये वाले जो है इसकी जो फीचर्स है वो ये है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं एंड इसमें स्पीशीज होती है पाइन, स्प्रूस, सेडर, हैमलॉक। एंड यहाँ पर हमारा जो एरिया कवर्ड होता है इन फॉरेस्ट से वो साइबेरिया, नॉर्थ यूरोपियन रशिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, कनाडा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए। इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न गिवन है कि कौन से फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं एंड उसमें कौन कौन सी स्पेशीज होती हैं, ठीक है। कि मतलब किस टाइप के वहां पर ट्रीज होते हैं, कैसी लीव्स होती हैं, किस टाइप के ट्रीज वहां पर पाए जाते हैं, ठीक। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है फॉरेस्ट का। आई होप समझ में आ गया होगा। देन हम देखेंगे नेक्स्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। जो फॉरेस्ट से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं उसको किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन होता है। Forests are being utilized in the human societies to accrue many benefit, economic and ecological। तो देखो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं रिसोर्सेज वो कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स, ठीक है।
सो फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमंस की तरफ से यूटिलाइज किए जाते हैं एंड ह्यूमंस को इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इकोनॉमिकली और इकोलॉजिकली। फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम टिम्बर टू पेपर टू मेडिसिनल प्लांट्स। सो देखो आपने सुना होगा कि जो पेपर बनता है हमारा वो भी ट्रीज से बनता है, मेडिसिन हमें बहुत सारी जो है वो ट्रीज से मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, फूड मिलता है, तो बहुत सारी चीजें हमें प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। टिम्बर से लेके पेपर, मेडिसिन, ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। दे प्यूरिफाई द एयर वी ब्रीथ। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो हवा कौन प्यूरिफाई करता है? जो पेड़ है, ठीक है। हम कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, उनको कौन लेता है? ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। हेल्प सस्टेन द क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाईज एंड रेगुलेट लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एंड क्या करते हैं? जो क्वालिटी है फ्रेश वाटर की वो सप्लाई करते हैं और रेगुलेट करते हैं लोकल और ग्लोबल क्लाइमेट को। किस तरीके से रेगुलेट करते हैं? जो ह्यूमन बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एटमॉस्फेयर में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि जो प्लांट है वो सांस लेते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इट मीन्स कि वो हमारे लिए हेल्पफुल हुआ, हम जो चीज छोड़ रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन हमें चाहिए तो वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर को देते हैं, ठीक है। फ्यूल वुड इज अ मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फ्यूल वुड कौन सी होती है? लकड़ी जो जलाने वाली होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट का एक प्रोड्यूस है कि जलाने वाली लकड़ी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है? फॉरेस्ट से मिलती है। इट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल वुड हार्वेस्टेड वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग आधी से ज्यादा या फिर आधी हम कह सकते हैं वुड वहां पर हार्वेस्ट होती है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन और एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर टू मीट वेरियस रिक्वायरमेंट्स। सो जो डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वो कहाँ से हुआ? फॉरेस्ट को रिमूव करके। देखा होगा जितने भी एरिया है, ठीक है, उस एरिया पर ट्रीज होते थे एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वहां पर उन पेड़ों को कट डाउन करके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, रेसिडेंशियल सोसाइटीज बनाई गई कि वहां पर लोग रह सके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए फॉरेस्ट को खत्म किया जा रहा है, ठीक, एंड अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को खत्म कर रहे हैं। आफ्टर टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी वर्ल्ड्स फॉरेस्ट एरिया आर श्रिंकिंग रैपिडली। सो अगर हम बात करें 20th सेंचुरी की तो इसमें जो टेक्निकल रिवॉल्यूशन आया है, मतलब कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अडेप्ट कर ली है, लोगों ने टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो उस 20th सेंचुरी के बाद यहाँ पर क्या हुआ है? जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा तेजी से उसका एरिया कम होता जा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं और वहां पर अपना जो भी रहने का है, जो भी बिल्डिंग्स हैं वो बनाते चले जा रहे हैं। इट मीन्स कि हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर खतरे में पड़ रहे हैं एंड हमें जो रिसोर्सेज फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम ऐसे ही कट करते रहे ट्रीज तो हम उन प्रोडक्ट्स के लिए, उन रिसोर्सेस के लिए तरस जाएंगे, ठीक है। सो फॉरेस्ट रिसोर्सेस क्या होते हैं समझ में आ गए। देन हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? कट डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है। ट्रीज का काटना, पेड़ों को काटने को हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन एंड पेड़ों को लगाने को कहते हैं एफॉरेस्टेशन, ठीक है। सो क्या वजह है डिफॉरेस्टेशन की? पेड़ों को जो काट रहे हैं लोग, उसकी क्या वजह है? फर्स्ट इज अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जाहिर सी बात है भाई कि अगर जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ज्यादा लोगों को रहने की जगह चाहिए एंड बहुत सारी लोगों की नीड बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जिस तरीके से पॉपुलेशन वर्ल्ड की ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की, उस तरीके से यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन बढ़ता चला जा रहा है। एंड सेकेंड वन इज डिमांड फॉर फ्यूल वुड इज ट्रेमेंडसली इंक्रीजिंग इन द पुअर पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज हैं बट उसमें जो पुअर पीपल होते हैं, आपने देखा होगा कि लकड़ी जलाकर लोग काम करते हैं जिनके पास गैस अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है खाना बनाने के लिए, तो वो फ्यूल वुड का यूज करते हैं, लकड़ी को जलाकर फिर अपना खाना बनाते हैं। तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो उससे वहां पर ट्रीज जो है वो कट हो रहे हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज वेरी हाई डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर।
इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्यों डिमांड हाई हो रही है, क्योंकि अगर हम बात करें मेडिसिन की, ठीक है, तो मेडिसिन हमें कहाँ से मिल रही है, ट्रीज से, ठीक। एंड अगर हम बात करें पेपर की, तो पेपर हमें कहाँ से मिल रहा है, ट्रीज से, ठीक है। तो ये ऐसे ही बहुत सारी, बहुत लंबी लिस्ट है जो चीजें हमें ट्रीज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही है कि भाई उनको ट्रीज चाहिए, उनको लकड़ी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट से मिलेगी, और इस तरीके से वो पेड़ काटते चले जा रहे हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मीन्स कि जब कोई एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए एक एरिया चाहिए, उसके लिए वहां पर जितने भी ट्रीज हैं उनको कट करना है, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं वो जो घास चरते हैं, ठीक है, तो वो उसको हम बोलते हैं, ग्रेजिंग का मतलब चरना, ठीक है। तो ओवर ग्रेजिंग जहां पर बहुत ज्यादा ग्रेजिंग हो जाती है उसको हम ओवर ग्रेजिंग बोल रहे हैं, तो वो डिफॉरेस्टेशन का एक कारण हो सकता है। एंड क्वेरी और माइनिंग ऑपरेशन, माइंस जो होती है, खुदाई वगैरह जहां होती है, जो मिनरल्स निकलते हैं या फिर हमारे ओर्स निकलते हैं, तो ये क्वेरी बनाना या फिर माइन बनाना, इससे डिफॉरेस्टेशन होता है। एंड सेवेंथ इज फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, किसी भी वजह से उसमें आग लग रही है तो वहां पर पेड़ जो है वो खराब हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अब देखो, पहले हमने देखा फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होते हैं, किस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, किस तरीके से हम उनको यूज करते हैं, एंड किस तरीके से वो कम होते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसको कंजर्व करना जरूरी है। कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे। The forest loss often result in habitat degradation, species extinction, disruption in natural water balance, and an overall compromise of the ecological integrity of the landscape, and therefore forest conservation is very necessary. So देखो यहाँ पर बोला है कि फॉरेस्ट का लॉस हम अक्सर देखते हुए आ रहे हैं कि जो फॉरेस्ट की कमी हो रही है, जो फॉरेस्ट का हमें लॉस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हैबिटेट डिग्रेडेशन हो रहा है। जो भी हैबिटेट है तो उसमें डिग्रेडेशन होता जा रहा है, ग्रेड उसका गिरता जा रहा है। स्पेशीज बहुत सारी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं, ठीक है, खत्म हो गई हैं। डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस जो है उसका नेचुरली जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता जा रहा है। एंड जो ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज हम कह सकते हैं इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी के, तो उसमें उसके लिए हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेथड ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या हो सकते हैं कि किस किस तरीके से हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज एफॉरेस्टेशन। देखो, बहुत ही एक बड़ा पॉइंट और मेन पॉइंट है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन्स कि भाई लोग कहते हैं पेड़ लगाओ, हमारे लिए हेल्पफुल है, आगे के लिए हमें मतलब ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा मेन तो ऑक्सीजन है कि भाई हमें ऑक्सीजन जो मिलती है वो पेड़ों से मिलती है, इसलिए हमें पेड़ों को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, इट इन्वॉल्व एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू सेव डिमिनिशिंग फॉरेस्ट कवर। सो देखो, एफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज का लगाना, ठीक है, पेड़ों को लगाना, उसको हम बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। एंड एफॉरेस्टेशन को करके, यानी कि पेड़ों को लगा के हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इंटेंसिव प्लांटेशन। इंटेंसिव प्लांटेशन क्या होता है, इट रेफर टू रेजिंग द प्लांट ऑन अवेलेबल लैंड फ्रॉम विलेजर्स फील्ड टू कम्युनिटी लैंड टू रोड, रेलवे साइड एक्सेट्रा। इंटेंसिव प्लांटेशन बोलते हैं जैसे पेड़ों को लगाना, कहां पर बढ़ाना, जहां पर भी लैंड अवेलेबल हो, जैसे विलेजर्स के फील्ड में या फिर कम्युनिटी लैंड में या फिर रोड पर, रेलवे साइड। आपने देखा होगा रोड पर जाते हुए जो कुछ साइड में यहाँ पर इस तरीके से पेड़ लगे होते हैं, वो गवर्नमेंट पेड़ लगाती है क्योंकि वहां पर लैंड अवेलेबल होता है। एंड जहां पर लैंड अवेलेबल होता है वहां पर पेड़ लगाने को बोलते हैं इंटेंसिव प्लांटेशन। इस तरीके से हम जो है फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है, इट इज न्यू कॉन्सेप्ट अबाउट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स डाइवर्स लैंड यूजेस इन डिफरेंट ग्रुप। सोशल फॉरेस्ट्री हम कह सकते हैं कि एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें अलग अलग तरीके की एक्टिविटी की जाती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी की जाती है जिसमें अलग अलग लैंड का यूज होता है वहां पर, कि भाई इस तरीके से यहाँ पर ये पेड़ लगाए जाएंगे, यहाँ पर ये पेड़ लगाए जाएंगे, उसको हम सोशल फॉरेस्ट्री बोलते हैं।
एंड फोर्थ इज एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है? इट इन्वॉल्व वेराइटी ऑफ लैंड यूजेस where woody species are grown in combination with crop either at the same time or in rotation. It result in production of fuel, wood, timber, fodder, etc. सो एग्रो फॉरेस्ट्री उसको बोलते हैं जहां पे जो लैंड होता है उसका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे वहां पर वुडी स्पेशीज अगर ग्रो की जा रही है तो उसके कॉम्बिनेशन में जो क्रॉप निकल के आएगी उसके साथ साथ वहां पर रोटेट किया जाएगा। रोटेट का मतलब कि भाई पहले के 3 मंथ्स जो है वो कोई एक क्रॉप लगा दी, फिर अगले 3 मंथ्स जो है वो कोई दूसरी क्रॉप लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्यूल वुड भी निकल आती है, टिम्बर, फॉडर, ये सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड हो जाती हैं। सो इस तरीके से ये कुछ मेथड है जिस तरीके से हम फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, इनका कंजर्वेशन कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं? द टर्म एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। देखो एनर्जी से समझ में आ रहा होगा कि भाई कहते हैं अरे आज मैं बहुत थका हूं, आज मेरे में एनर्जी नहीं है ना। तो क्या है एनर्जी का मतलब है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की क्षमता, कैपेसिटी होना। एनर्जी इज एन एसेंशियल इनपुट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनर्जी जो है वो एक बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट है, ठीक है। इनपुट का मतलब कि जब हम कोई चीज बनाते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो किस चीज से बनी है, ठीक है, वो इनपुट कहलाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या फिर हमें अपनी लाइफ की क्वालिटी, हमें अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए जो इंप्रूवमेंट करने होते हैं उनके लिए यहाँ पर इनपुट क्या लगता है? एनर्जी लगती है। एनर्जी रिसोर्स आर बेसिकली डिवाइडेड एज फ्यूल एंड पावर। एनर्जी रिसोर्स यहाँ पर क्या गिवन है आपको? फ्यूल और पावर। फ्यूल ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हीट विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पावर। अब फ्यूल क्या है? फ्यूल को जलाया जाता है, ठीक है, उसके जलाने पर क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है एंड हीट से पावर बनती है। तो अगर आप देखोगे फ्यूल से ही हम बहुत सारे रोज के ऐसे काम करते हैं जिनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड होती है, ठीक है, मतलब जिससे हमारी लाइफ इजी होती है। अगर हम सिंपल सा एग्जांपल लें फूड का, ठीक है, तो फूड को बनाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हीट की जरूरत होती है, ठीक है, पावर की जरूरत होती है, क्योंकि फ्यूल वुड तो वो हो गया कि भाई हम लकड़ी से बना रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम आज की बात करें, गैस हो गई, ठीक है, एंड तो फ्यूल जल रहा है, ठीक है, उससे हीट हो रही है, वो गैस निकल रही है। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है। वुड, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, अल्कोहल, न्यूक्लियर मिनरल लाइक यूरेनियम, थोरियम आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। सो यहाँ पर आपको गिवन है कि कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं एंड क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ मोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स डिनोट पावर। मोटिव फोर्स का यूटिलाइजेशन यहाँ पर ये डिनोट करता है पावर को, ठीक है, कि इसका सोर्स क्या है? वो है पावर। जैसे एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रनिंग वाटर, विंड, टाइड, जियोथर्मल सोर्स, सोलर रेडिएशन एक्सेट्रा। जैसे बहुत ही सिंपल एक यहाँ पर एग्जांपल हम लेते हैं रनिंग वाटर का। रनिंग फ्लो ऑफ वाटर जो होता है उससे एनर्जी बनती है। जैसे डैम आपने नाम सुना होगा, वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वाटर से, ठीक है। विंड मिल होती है, उससे बनती है, टाइड से बनती है। तो इन सारी चीजों से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक। सो एनर्जी रिसोर्सेज समझ में आ गए। देन नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन होता है। इन मेनी पुअरर कंट्रीज बायोमास सप्लाई मोर देन 90% ऑफ द एनर्जी यूज फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, whereas न्यूक्लियर पावर मेक अप नियरली 20% ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस इन एडवांस कंट्रीज। सो पुअरर कंट्री की अगर बात करें तो उसमें बायोमास जो है वो सप्लाई करता है 90% एनर्जी, जो किसके द्वारा यूज की जाती है? हीटिंग में और कुकिंग में, ठीक है। एंड अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करें वहीं, तो न्यूक्लियर पावर जो है वो 20% है एंड इसका सारा जो है वो इलेक्ट्रिक पावर से प्रोड्यूस होता है एडवांस कंट्रीज में। अबाउट 2 मिलियन पीपल, 1/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग इन डेवलपिंग कंट्रीज लैक एक्सेस टू एडिक्वेट एनर्जी सप्लाई।
अब एनर्जी की इतनी ज्यादा सप्लाई है हर जगह, इतने ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं, बट यहाँ पर बोला है कि अबाउट 2 मिलियन पीपल, लगभग 2 मिलियन लोग, यानी कि 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, पूरे ग्लोब में जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/3 पार्ट जो है वो ऐसे लोग हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में रह रहे हैं एंड उनके पास एनर्जी का पूरा एक्सेस नहीं है, उनके पास एनर्जी की एक्सेस नहीं है, जिसकी कमी है, उनके पास एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, फॉलोइंग लिंकेज डायग्राम एक्सप्लेन द एनर्जी इंटेंसिव नेचर ऑफ एडवांस कंट्रीज। सो यहाँ पर आपको डायग्राम के बने कि एडवांस कंट्रीज में किस तरीके से जो है वो एनर्जी का लिंक होता है। यहाँ पर हम देखेंगे एडवांस कंट्रीज का, सो लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, हाई इंटेंसिव यूज ऑफ एनर्जी, इन चीजों में बहुत ज्यादा एनर्जी यूज होती है। फर्स्ट तो ये भाई कि जिस कंट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर, तो उसको हम बोलेंगे कि एडवांस कंट्री है। ठीक है, एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी बेस्ड अर्बनाइजेशन होगा, मैसिव स्केल ऑफ डोमेस्टिक एंड लग्जूरियस टेक्नो बेस्ड मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऑफ रिच कंज्यूमर्स, जैसे हम चाइना को बोलते हैं। ठीक है, तो चाइना क्या है, एक एडवांस कंट्री हम कह सकते हैं कि भाई हर चीज वो एडवांस बना देती है ना। तो यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे ग्लोब की अगर हम बात करें तो, एंड किस तरीके से उसको यूटिलाइज करते हैं वो हमने देखा। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, क्या सोर्सेज है। ब्रॉडली एनर्जी सोर्स कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। सो प्रीवियस में हम ये पढ़ चुके हैं कि एनर्जी का रिसोर्स क्या होता है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्सेज में जब हमने पढ़ा था तो एक तरीके के हमारे रिसोर्स होते हैं रिन्यूएबल एंड दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो वो क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर रीजनरेटेड इन नेचुरल प्रोसेस, सो दे कैन बी यूज्ड इनडेफिनिटली। इट मींस यहाँ पर बोला है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, खुद से दोबारा से बन जाते हैं नेचुरल प्रोसेस में, जिससे हम उनको इनफिनाइट टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, these resources cause limited or no environmental impact as compared to non-renewable source such as fossil fuel and nuclear energy। अब इनका ऐसा कोई भी कॉज नहीं होता जिसमें ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हो, कोई भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं होता कि भाई ये इतने लिमिटेड हैं, इस टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गए या फिर न्यूक्लियर एनर्जी हो गई। अब नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दीज सोर्स आर दोज नेचुरल रिसोर्स विच आर एग्जॉस्टेबल एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे आर यूज्ड। कैसे होते हैं, एग्जॉस्टेबल होते हैं। इट मींस कि ये अगर एक बार खत्म हो गए तो रिप्लेस नहीं होंगे, एक बार यूज कर लिए उसके बाद हम इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ले रिन्यूएबल रिसोर्स का, तो रिन्यूएबल रिसोर्स में हमारी सनलाइट हो जाएगी। ठीक है, सनलाइट हो गई कि भाई ये एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो अगर हम आज यूज करते हैं तब भी हमें मिलेगा, कल यूज करते हैं तब भी मिलेगा, परसों यूज करें तब भी मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि भाई रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रीजनरेट हो जाते हैं, खुद से दूसरे दिन मिल जाएगा। ठीक है, शाम हो गई, सूरज डूब गया, बट दूसरे दिन खुद से आ जाएगा। अब अगर हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें, जैसे पेट्रोल हो गया, ठीक है, तो पेट्रोल क्या है, अब आपने एक बार यूज कर लिया, यूज करने के बाद आप उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज करने के बाद वो रिप्लेस नहीं हो सकता, वो एग्जॉस्टेबल है। ठीक, these are available in limited amount and are replenished over a long period of time। बहुत ज्यादा लंबे टाइम के बाद ये replenished हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है एंड ये लिमिटेड अवेलेबल है। Fossil fuel, coal, crude oil and natural gas and nuclear fuels are non-renewable resources। Non-renewable energy resources जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, फॉसिल फ्यूल हो गया, तो फॉसिल फ्यूल बहुत टाइम में जाके, सालों में, कभी सेंचुरीज में जाके दोबारा से रिप्लेनिश्ड होते हैं। ठीक है, सो सोर्स ऑफ एनर्जी समझ में आ गया क्या होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मीन्स कि हम जो रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, दोबारा से यूज कर सकते हैं। सो वो कौन से होते हैं, हमारी फर्स्ट है हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या होती है, हाइडल पावर होती है जिसमें पानी का जो फ्लो होता है, उस पानी के तेज फ्लो से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ठीक है, तो उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, वो होता है हाइडल पावर।
एंड सेकेंड है विंड पावर। विंड पावर, विंड से जब एनर्जी बनाई जाती है, बहुत तेज हवा से, विंड मिल होती है ना, विंड मिल देखी होंगी, इस तरीके से बनी हुई होती है, वो ऐसे बहुत बड़े बड़े से उस पे पंख लगे हुए होते हैं, तो वो मतलब घूमते हैं जब, तो हवा से वहां पर एनर्जी बनाई जाती है। एंड थर्ड इज टाइडल पावर। टाइडल पावर होती है जो ओशन की टाइड्स होती हैं उनसे बनाई जाती है। एंड फोर्थ वन इज ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ओशन की थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करके उसको एनर्जी बनाई जाती है। एंड नेक्स्ट इज सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन्स कि जो सन से मिलती है, सनलाइट से। आपने देखा होगा सोलर पैनल, नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे सोलर पैनल, है ना। तो सोलर पैनल क्या करते हैं, इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो ये इसको सनलाइट जो इसको सोलर एनर्जी मिल रही है उसको ये कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंड देन उससे एनर्जी मिलती है। देन नेक्स्ट इज बायोमास एंड बायोगैस। बायोगैस और बायोमास भी हमारे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो इस तरीके से हमें एनर्जी के सोर्सेज मिलते हैं, मतलब कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, एनर्जी बनती है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज कंजर्वेशन। एनर्जी रिसोर्सेज का किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज के यहाँ पर गिवन है आपको एग्जांपल्स की किस तरीके से वहां पर एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व किया गया है। डेनमार्क एंड जर्मनी हैव स्टार्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी डिस्पाइट देयर अनफेवरेबल जियोग्राफिक लोकेशन। उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन के डिस्पाइट डेनमार्क और जर्मनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है सोलर एनर्जी में, ठीक है, सनलाइट एनर्जी जो होती है। एंड स्विट्जरलैंड इज प्लानिंग टू कट इट्स एनर्जी कंजप्शन बाय मोर देन हाफ टू बिकम अ 2000 वॉट सोसाइटी बाय 2050। 2050 में जो है वो स्विट्जरलैंड प्लान कर रहा है कि अपनी एनर्जी कंजप्शन को कम करके, जितना एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, उसको कम करके, आधे से भी ज्यादा कम करके, उसको 2000 वॉट करके सोसाइटी बनाना 2050 में। एंड यूनाइटेड किंगडम इज वर्किंग टुवर्ड्स अ जीरो एनर्जी बिल्डिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल न्यू हाउसिंग बाय 2016। 2016 से यूके ने इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है कि जीरो एनर्जी बिल्डिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए न्यू हाउसिंग के लिए। एंड 2005 में अ स्वीडिश गवर्नमेंट अनाउंस द ऑयल फेज आउट इन स्वीडन विद द इंटेंशन टू बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ब्रेक इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बाय 2020। स्वीडिश गवर्नमेंट जो थी, स्वीडन की गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, इस फेस आउट, ये फेस आउट किया था कि जो भी उनकी कंट्री है वो एक ऐसी पहली कंट्री बनेगी जो अपनी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल से तोड़ेगी, हटाएगी, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज के कंजर्वेशन थे जो कुछ कंट्रीज ने ऐसे स्टेप लिए एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। एंड हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफर मैनी बेनिफिट बोथ टू सोसाइटी एंड एनवायरमेंट। अब देखो, किसी भी रिसोर्स को सेव किया जाएगा तो जाहिर सी बात है वो हमें आगे यूज के लिए मिलेगा एंड वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। एक चीज है भाई कि अगर आपको 10 यूनिट गिवन है, ठीक है, अब आपको बोला है कि आपको ये 4 दिन में यूज करना है, आप उसको 4 दिन की बजाय 5 दिन में यूज करते हो, तो ये 5वां दिन जो एक दिन आपने एक्स्ट्रा यूज किया वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर मान लो किसी चीज की आपको कमी होती है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको सेव करके रखें, कंजर्व करके रखें। जैसे यहाँ पर गिवन है, फर्स्ट टर्न ऑफ लाइट टेलीविजन सेट एंड कंप्यूटर व्हेन नॉट इन यूज। लाइट ऑफ कर दें, टेलीविजन सेट बंद कर दें, कंप्यूटर सेट बंद कर दें जब भी हम उनको यूज ना करते हो। और इसी तरीके की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, तो वो ऐसी चीजें हैं जिनको हम बंद करके उन सोर्सेज को, उनसे एनर्जी जो है वो सेव कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर्स। एलिवेटर्स की जगह आप स्टेयर्स यूज करें, ठीक है, इससे एनर्जी सेव होगी। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वॉक और राइड अ बाइसाइकिल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें या फिर खुद थोड़ी सी दूरी है तो चल के चले जाएं या फिर बाइसाइकिल से जाएं, इससे एनर्जी सेव होगी। सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ज्यादातर हो सके तो ऐसा सोर्स यूज करें एनर्जी का जो सस्टेनेबल हो। एंड यूज कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब। जो हमारे कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट बल्ब होते हैं वही यूज करें, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे बेनिफिट हैं जो सोसाइटी और एनवायरमेंट दोनों को ही होंगे अगर हम ये चीजें यूज करते हैं तो, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा
फॉरेस्ट एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, किस तरीके से हम उनका यूटिलाइजेशन कंजर्वेशन करते हैं। सो फर्स्टली हमने देखा फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन एंड कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं। देन एनर्जी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, एंड एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किस तरीके से कर सकते हैं। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।